स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन और प्रोग्रेस के नाम पर भारत ने आज से 3 दशक पहले अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए। लेकिन तब हमें यह नहीं मालूम था कि ये जो दरवाजे हमने वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए ओपन किए हैं, ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए शायद दरवाजे बंद कर देगा। अभी हाल फिलहाल में एस जयशंकर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा, इन द नेम ऑफ ओपन इकोनॉमी वी गिव अनफेयर एडवांटेज टू अदर्स, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडिया के लिए एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रांड भारत है वो आगे जाके कैसे भारत की इकोनॉमी को एक रीशेप प्रोवाइड करेगा और भारत की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स को आगे बढ़ाएगा। तो इस वीडियो में हम जानते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऐसा क्या हुआ था कि 91 के एलपीजी रिफॉर्म्स की जिसकी चर्चा पूरे भारत में हर समय करी जाती है, कहां उसमें चूक हुई और कहां पर एलपीजी रिफॉर्म्स ने एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। साथ साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एस जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो ब्रांड भारत है वो किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली आप मुझे कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या एक्चुअली में एलपीजी रिफॉर्म्स में सच में कोई प्रॉब्लम थी या फिर एक तरह का स्टेटमेंट ही जो एस जयशंकर जी ने दिया है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है। तो देखते हैं, जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं। 1991 में इंडियन इकोनॉमी ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए। कारण यह था कि हमारी इकोनॉमी पार्शली ओपन थी और बहुत ज्यादा एक तरह का मैकेनिज्म हमारी इंडियन इकोनॉमी में था जिसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इतना अलाउ नहीं करते थे। लेकिन बढ़ता हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल्स और कहीं ना कहीं भारत के जो सेल्फ सफिशिएंसी थी पर्टिकुलर गुड्स में, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में, वो लगातार कम हो रही थी, जिसके कारण हमें हमारी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, हमारी इकोनॉमी में हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। तो अब अगर बात हम करें कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्या हुई थी, तो सबसे बड़ा जो इशू, इवन जो एस जयशंकर जी ने भी कहा अपने आर्टिकल में, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ा। और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो हमारी एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान सबसे ज्यादा झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जिसमें उन्होंने ये बात भी बोली कि कहीं ना कहीं कंपटीशन, सब्सिडाइज इंपोर्ट्स और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो शायद तैयार नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग उनका बेस नहीं था कि वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में कॉम्पीट कर सके। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी ऐसे बताऊंगा जिससे हम इस बात को कहीं ना कहीं ये बात शायद बहुत हद तक सही भी साबित होती है। जिसमें मनमोहन सिंह जी, जो उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में है, ना कि आईटी हार्डवेयर में। तो ये बात उन्होंने कही कि भारत का जो एक्चुअली डोमिनेंस है या भारत की जो स्ट्रेंथ है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा है, हार्डवेयर में हम उतने केपेबल नहीं हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद अगर आपने देखा तो सॉफ्टवेयर ग्रोथ तो इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ी, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी बहुत करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि इंडिया ने क्या किया, जो आईटी हार्डवेयर जो हम इंपोर्ट करते थे उस पे लगातार ड्यूटीज कम करी। जो आईटी हार्डवेयर हम इंपोर्ट करते थे उस पे भारत ने लगातार ड्यूटीज कम करी और उसका इंपैक्ट यह आया कि 1994 तक हमारी मेजर आईटी जो हार्डवेयर इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई। तो यहां पर बात यह आती है कि आईटी हार्डवेयर वाज ऑलरेडी बीइंग डेवलप्ड डोमेस्टिकली। आईटी हार्डवेयर हमने काफी हद तक डेवलप भी कर लिया था डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी से, लेकिन इनके एक्सपर्टीज को इग्नोर किया गया और कहीं ना कहीं जो भारत का एक स्ट्रांग आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री शायद बन जाता विद टाइम, वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। तो जो पहला इसमें बात थी वो ये थी कि आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री हमारी कोलैप्स हुई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमने कहीं ना कहीं ये प्रिज्यूम कर लिया था कि हम हार्डवेयर में यूएस और चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा मूव हुई और उस सॉफ्टवेयर पे मूव होने की वजह से सॉफ्टवेयर ग्रोथ तो हमने अचीव करी, लेकिन हार्डवेयर इंडस्ट्री एक तरह से हमारी पूरी बड़ी तरह से शट डाउन हुई। दूसरा जिसमें बात हुई वो था ऑप्टिक फाइबर इंडस्ट्री का डाउनफॉल।
ऑप्टेल एक नाम की एक कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका काम था ऑप्टिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करना। और 1991 तक वो कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि स्टरलाइट, फिनोलेक्स, इन्होंने लॉबी बनाई और इन्होंने सरकार को कहा कि आप ऑप्टिकल फाइबर पर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दीजिए। इन सब चीजों के बाद में बहुत अपोजिशन हुआ। इन्होंने, ऑप्टेल ने भी और काफी सारे सरकारी मंत्रालयों ने भी सरकार को बहुत समझाया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को समझाया कि भैया देखिए ये काम मत करिए, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करोगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने उस बात को नहीं माना और जो ड्यूटी थी फाइबर्स पे उसको रिड्यूस करके 40% से हम 10% पे ले आए। उसका कारण क्या हुआ कि भयंकर डंपिंग हुई इंडिया में, चीप इंपोर्ट्स आए दूसरे देशों से। इसके कारण ऑप्टेल को भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के फाइबर नेटवर्क बनाने पड़े अपनी प्राइस को कम करने के लिए। और रीजन ये हुआ कि ऑप्टेल बंद हुआ और ऑप्टिक फाइबर इंपोर्ट हम अब तक लगातार करे जा रहे हैं। जो ऑप्टेल प्रॉफिटेबल हो गया था 1991 में, उसको अपने ऑपरेशन शट डाउन करने पड़े। तो ये एक दूसरा रीजन जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो था कि एलपीजी रिफॉर्म्स ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत हद तक चोट पहुंचाई। तीसरी बात, डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस टीवी इंडस्ट्री। आपको शायद थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा ये एंटीना और ये टीवी देखकर। तो देखिए, एक जमाने में 1990 के आसपास में भारत की जो 10 इंडियन कंपनीज थी वो डोमेस्टिक टेलीविजन मार्केट को डोमिनेट करती थी। लेकिन 90s के रिफॉर्म के बाद में अगर आप देखें तो 80% मार्केट सारी टीवी कंपनीज में जो हुआ वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का रह गया। आज हमारे घर में भी जितने भी टीवीज हैं आप देखिए, वो है सोनी, सैमसंग, एलजी, उसके अलावा शॉमी, दीज ऑल आर द इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो 2000 तक 80% मार्केट जो है फॉरेन ब्रांड्स ने एक्वायर कर लिया। जहां पर पहले 10 इंडियन कंपनीज डोमिनेट करती थी, वो इंडियन कंपनीज कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में आई और देखिए कि 10 में से 6 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को शट डाउन करना पड़ा, जिसके वजह से हमारी टीवी इंडस्ट्री जो थी उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। फिर अगर हम बात करें पावर इक्विपमेंट और इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स जो कि पावर मैन्युफैक्चर करती है, कहीं ना कहीं लीडर है हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। 1989 और 1999 तक उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था। लेकिन जब हमने इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी शुरू करी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, चाइना ने इस मार्केट को डोमिनेट किया, एंटर किया और कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया भारत का 30% ऑफ मार्केट। और कहीं ना कहीं इतनी घटिया क्वालिटी चाइना प्रोडक्ट की, क्योंकि वो चीप थी, इस वजह से लोगों ने उसको परचेज किया और 2014 तक चाइना हमारी ऑलरेडी हैवी इंडस्ट्रीज को 30% तक एक्वायर कर चुका है, डोमिनेट कर चुका है, पोजीशनिंग स्टैब्लिश कर चुका है। फिर बात आती है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। कहीं ना कहीं हमारा ये माइंडसेट हो गया था कि हमें रॉ मटेरियल्स जो है वो हमें एक्सपोर्ट करने हैं, फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट करने हैं, सर्विस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर में हम एक्सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में हमको चीजें इंपोर्ट करनी होगी। यही कारण रहा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमारी लगभग स्टैग्नेंट रही, लो ग्रोथ रही और जो थोड़ा बहुत डोमिनेंस हमारा एग्रीकल्चर में भी था वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होता गया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मॉनसून फेलियर्स और कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद का जो हमारे फर्टिलाइजर्स का ओवर यूसेज हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी इंपैक्ट करता गया। किसान गरीब होते गए, कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग फैसिलिटीज बहुत कमजोर थी, जिसके कारण हमारे 2 बड़े सेक्टर्स का फॉल हुआ। अब अकेला सर्विस सेक्टर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर करके इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सकता और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1990 से लेकर अब तक लगातार एक डेवलपिंग इकोनॉमी के फॉर्म में ही चल रही है। तो लगातार जो ट्रेड इंबैलेंस हुआ उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉनिक और ऑयल इंडस्ट्री में हमारे इंपोर्ट काफी ज्यादा थे, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी भी इंडिया की बहुत ज्यादा थी, इंडिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था फॉरेन टेक्नोलॉजी पे इन वेरियस फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ रिलायंस और जो खुद पर भरोसा था वो हमारा बहुत कम था और वो लगातार डगमगा रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के चैलेंज, 30 साल बाद भी अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 साल बाद भी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% के आसपास ही है।
अब अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को हमें 25 से 30% तक लेके जाना है। लेकिन आप ये देखिए कि जो 15% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है 30 सालों में, 1990 से लेके और 2020 तक के में, तो हम देखें तो ये 15% प्री रिफॉर्म लेवल के बराबर ही है। यानी कि अगर हम ये चेंज नहीं भी करते, एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं भी लेके आते, तो 1990 में जो हमारा पैटर्न था ग्रोथ का मैन्युफैक्चरिंग का, वही ऑलमोस्ट अभी भी मेंटेन्ड है। जॉब क्रिएशन की बात करूं तो जॉब क्रिएशन 2% से गिरकर 1% पर आ गई है हाल फिलहाल में। मतलब 1980s में जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जो ग्रोथ थी एम्प्लॉयमेंट कंटेक्स्ट में, जो 2% पर थी, वो फॉल होकर ऑलमोस्ट 1% पर आ गई है इन 2010-16। और स्किल की तो आप बात ही ना करें तो बेहतर है। स्किल वाइज इंडियंस आर सो वीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्किल मिसमैच इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑन फील्ड ट्रेनिंग बहुत वीक है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स जो है उसको ना तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ना बहुत बड़ी ग्रोथ वो अटेन कर पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जो हम लगातार बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान में चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन इस चीप लेबर में जो वेस्टेज होता है रिसोर्सेस का, वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए यूएस की कंपनीज, इसीलिए यूरोपियन कंपनीज यूज्ड टू पे, even they don't have any problem to pay good amount, but the employee must be a skilled workman, वो एक skilled workforce का पर्सन होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण था। आप ये देखिए कि 2008 की क्राइसिस से कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी बहुत आया, क्योंकि हमने अपने आप को इंटीग्रेट कर रखा था ग्लोबल मार्केट से, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में बहुत बड़ी आई। कैपिटल आउटफ्लोज हमारे लगातार बढ़ रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडिया से विड्रॉ बहुत ज्यादा कर रहे थे। और आपको आज भी ये बात पता होगी कि एफआईआईज जो होते हैं वो अपने फंड को बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं अगर थोड़ा भी उनको अनस्टेबल सिस्टम लगता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जो थी इंडियंस के लिए, वो कहीं ना कहीं सेग्रीगेटेड थी कुछ ही बड़े बड़े शहरों में, जिसकी वजह से हमारे जो बड़े बड़े शहर थे वो ओवर क्राउडेड हुए, वहां पर अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हुई, और जो ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट है हमारे राज्यों के बीच में, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट ये आया कि कुछ राज्य तो हमारे डेवलप्ड हुए और कुछ राज्य इतने पीछे हैं कि वो डेवलप्ड स्टेटस को पाने में उनको लगभग अभी 20 साल और लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे स्लम ग्रोथ बढ़ता है, इससे क्राइम, इससे पोल्यूशन, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैम्पर होती हैं। सो दीज आर द मेजर रीजंस दैट व्हाट वी कैन से इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब अगर हम बात करें कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या सिर्फ एक नेगेटिव चीजें ही नहीं लेकर आए, तो ऐसा नहीं था। एलपीजी रिफॉर्म से बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। जैसे भारत ने पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उस स्तर पर देखा जिससे हमारी स्किल एनरिच हुई, अच्छी टेक्नोलॉजीज हमारे देश में आई। कहीं ना कहीं एक ऐसा देश जहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलना एक मुश्किल हो रहा था, वहां पर मॉडर्न मशीनरीज भी आई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से ये एक नेगेटिव फॉल आउट था, लेकिन जो एस जयशंकर जी ने बात कही उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बताया कि ये कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने अपनी इकोनॉमी को जब ओपन किया तो उस ओपन इकोनॉमी हमारे लिए ये चैलेंजेस लेकर आई है। अब बात करते हैं इसी चीज के सेकंड पार्ट पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा भारत ब्रांड है, कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रांड है ये वाला, ये अब कैसे भारत को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, ये कैसे भारत को एक रीशेप कर रहा है, और ये किस तरह से आने वाले समय में भारत को एक विकसित भारत की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात उन्होंने इसमें कही कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। भारत ने कहीं ना कहीं ये चीज महसूस करी, उसको ये समझ में आई 2014 के बाद में कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट जब तक नहीं होगा, जब तक वो खुद पर भरोसा नहीं रखेगा, जब तक वो खुद के रिसोर्सेस को कैपिटलाइज नहीं करेगा, तब तक डेवलपमेंट अचीव नहीं हो सकता। तो वहीं से मेक इन इंडिया प्रोग्राम आता है, और इस मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव ही यह था कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक हर चीज
इंडियन ब्रांड की होनी चाहिए, हर चीज में इंडिया की तरफ से वो चीज सपोर्टेड होनी चाहिए। तो और उसके अलावा बात ये थी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें ग्रो करवाना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो यहां पर बात, अब आप रिसेंटली देख लीजिए, जब कोविड आया तो कोविड के समय पर हमें नहीं पता था कि ये पीपीई किट और सैनिटाइजर्स जो है ये एक तरह के प्रोटेक्टर्स हैं हमारे लिए कोविड में। तो जो पीपीई किट भारत में बहुत कम बनती थी, या N95 मास्क जो हम लोग बहुत कम यूज करते थे, उनका भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना, और भारत ने जो छोटे गरीब देश थे उनको एक्सपोर्ट भी किया। तो इससे यह प्रूव होता है कि अगर हिंदुस्तान ठान ले तो हिंदुस्तान आने वाले समय में क्या कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कोविड आया था तो चाइना में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन बंद हो गया था या रुक गया था। जब सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन रुका तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं, वो हमारे लिए रेडियो ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं। तो क्योंकि चाइना का शेयर लार्जेस्ट था वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स को लेकर, उसके कारण पूरे वर्ल्ड लेवल पर सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई। अब ये शॉर्टेज भारत को भी फेल्ट हुई, तो भारत ने खुद का नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया, जिसमें भारत ने टारगेट बनाया कि हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करना है और चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करना है। तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज भी भारत ने प्रायोरिटाइज करी, जिससे भारत ग्रोथ और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। फिर बात करी भारत, इन्होंने जो सेकंड बात कही उसमें इन्होंने कहा कि इंडिया की बहुत एक कॉशियस अप्रोच है एफडीआई को लेकर। मतलब हम जब कॉशियस अप्रोच का मतलब यहां पर यह नहीं कहना चाह रहे वो कि वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट एफडीआई। उनका ये कहना है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम सिंगल विंडो क्लियरेंसेस ला रहे हैं, हम एफडीआई में अप्रूवल रूट लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट रूट जो है उसको कम भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा एफडीआई जब आता है या एफडीआई के प्रपोजल को हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उसका इंपैक्ट सोशली, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पे क्या क्या पड़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट विल केयरफुली इवैल्यूएट द सोशल इंपैक्ट, द impact on employment and the impact on national security before signing any FDI agreement। और जरूरी भी है, क्योंकि जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत स्ट्रांग है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बचाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना पड़ेगा। जहां पर आपकी सोसाइटी, जहां पर आपकी सोशल स्टिग्मा जो है वो एक मिडिल क्लास वाला है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को हैम्पर कर दे। इसके साथ साथ में अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के क्राइटेरिया को भी देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डूइंग एनी एफडीआई। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि एस जयशंकर जी ने ये कहा कि हम पास्ट पॉलिसीज से बाहर निकलना चाहते हैं, एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, और हमारा जो प्राइमा फेसी मोटिव है वो है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। फिर हम आगे बात करें, जो तीसरी बात इन्होंने कही ब्रांड भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग पे, जिसमें इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम लगातार हमारे रिलेशंस भी इंप्रूव कर रहे हैं। अब चाहे वो वेस्ट एशिया के साथ हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ में हो, चाहे वो ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हो, वी आर मैनेजिंग आवर टाइज विथ ऑल दीज कंट्रीज। चाहे फिर हमें उसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने हो, जैसा कि हमने यूएई के साथ साइन किया। और हमारा ये बिलीव है कि चाहे पूरे वर्ल्ड में कितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हो, हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड इसलिए करना चाहती है क्योंकि इंडिया विल कंसिडर्ड होल वर्ल्ड एज अ फैमिली। और इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और कहीं ना कहीं उसमें वेलफेयरिस्टिक अप्रोच ऑफ बोथ कंट्रीज काम करती है। यहां पर चाइना की तरह नहीं होता कि किसी कंट्री को पहले बहुत पैसा दे दिया और फिर उसके रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया। तो ये भारत का कहीं ना कहीं तरीका नहीं है, ट्रेड करने का तरीका नहीं है, आपस में देशों के साथ संबंध बनाने का। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी। देखिए फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी के केस में जयशंकर जी का यह कहना है कि जो ब्रांड भारत है वो कहीं ना कहीं चीजों को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, कहीं ना कहीं एक पूरी इंडियन इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। क्योंकि ये जो ब्रांड भारत है ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत इंडिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी
टफ डिसीजन लेने में, रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन करने में, इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी के अंदर पूरी तरह से रेलिवेंट सिस्टम मेंटेन रहे ताकि भारत की जो छवि है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बेहतरीन हो, बहुत बड़ी बने। और इसी के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियोज में, ओवरऑल वर्ल्ड डायनामिक्स में इंडिया की इमेज को हमें स्ट्रेंथन करना है, इंडिया को एज अ कंट्री हमें स्ट्रेंथन करना है और ओवरऑल अगर हम पूरी कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसमें बात करी गई। इसके अलावा अगर बात करें पीएलआई स्कीम के संदर्भ में, तो पीएलआई स्कीम के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही कि अगर आप ओवरऑल देखें पीएलआई स्कीम जो इंट्रोड्यूस करी गई वो 14 कैटेगरीज में अनाउंस करी गई थी। इट इज अनाउंस इन 14 कैटेगरीज और जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू था 4 लाख करोड़ का। 4 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड रेवेन्यू था जो कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम अचीव करेंगे और जिसमें इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रांग करेगा। साथ साथ में उन्होंने कहा स्कीम जो है वो मोबिलाइज करेगी लगभग 1.28 लाख करोड़ अक्रॉस सेक्टर्स बाय मई 2024। ये हमारा प्रोजेक्शन था लेकिन खैर अभी अचीव नहीं हुआ। और प्रोडक्शन वर्थ 10.8 लाख करोड़ का हम क्रिएट करेंगे एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 8.5 लाख इंडिविजुअल्स। तो आने वाले समय में इस पीएलआई स्कीम का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होगा और ये पीएलआई स्कीम जो है ये भारत के लिए एक रामबाण बनेगी अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, उसमें सिर्फ पीएलआई स्कीम नहीं, अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इंडिया हर एक सेक्टर में ग्रोथ प्रोजेक्शंस को अचीव करने के लिए एकजुट है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमारी गति शक्ति स्कीम हो, या फिर हम बात करें कि ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना हो। These all things are actually creating an environment in the Indian in the form of world economy that India is ready to capitalize things for their own benefits. So this is how we can say that S. Jaishankar is right saying it continuously that the brand Bharat will create a kind of image in front of the whole world that we are coming and we are here to dominate, we are here to rule. Now, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के संदर्भ में। With reference to the concept of brand Bharat, consider the following statement. Brand Bharat primarily focus on promoting India as a global manufacturing hub through initiatives like production-linked incentive scheme. It emphasized the export of India's cultural heritage, traditions and product under vocal for local campaign. The concept exclude the promotion of India's technological advancement and digital economy. अब आप आंसर में कमेंट में मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज 25 नवंबर सुबह 8 बजे से हमारा ये P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो गया है। इसकी प्राइस है 29,999 इफ यू यूज माय कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके। 25 नवंबर सुबह 8 बजे यानी आज से ये बैच शुरू हो गया है। इसमें लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में तो आप ज्वाइन करिए हमारा P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। ये बैच भी हमारा आज सुबह 8 बजे से चालू हो गया है। इसकी फीस है 34,999 और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। दोनों ही बैचेस में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। साथ साथ में आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी स्टडी IQ के द्वारा कराई जाएगी। तो गाइज ये हमारे आज का वीडियो था। आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और दिन में 2:30 बजे रोज मेरी करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखिए, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।